गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कृषि के लिए संस्थागत साख इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देंगे। यानी कि भारत में कृषिगत अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक कारण साख की सुविधाओं का अभाव माना जा सकता है। कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, एग्रो प्रोसेसिंग आदि सभी आर्थिक कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में साख की आवश्यकता होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आमदनी बहुत कम होती है, अतः उसकी बचत भी कम होती है। अतः आर्थिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए साख की आवश्यकता होती है। नियोजित अर्थव्यवस्था में कृषि का तेजी से विकास करने के लिए तो साख की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए गैर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। अतः भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी की मांग को तेजी से बढ़ेगी। ग्रामीण साख की सुनियोजित एवं सुसंगठित योजना के द्वारा ही उसकी पूर्ति करना संभव हो सकेगा। अर्थात कृषि के लिए संस्थागत साधन यानी कि कृषि को साख प्रदान करने के लिए, ऋण प्रदान करने के लिए कौन कौन से जो साधन होते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। कृषि साख का वर्गीकरण किया जाता है अवधि के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार और जमानत के अनुसार और ऋणदाता के अनुसार। अवधि के अनुसार अल्पकालीन ऋण होते हैं, मध्यमकालीन ऋण होते हैं जिसकी अवधि प्राय 15 महीने से 5 वर्ष तक की होती है। अल्पकालीन ऋण की अवधि 15 महीने तक की होती है। दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से बाद इसकी अवधि के अधिक होता है। उद्देश्य के अनुसार कि ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है उसके हिसाब से भी ऋण दिया जाता है। जमानत के अनुसार सिक्योरिटी के हिसाब से भी ऋण दिया जाता है। ऋणदाता की आवश्यकता के अनुसार भी ऋण दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि साख प्रदान करने के साधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो व्यक्तिगत और एक संस्थागत। व्यक्तिगत से तात्पर्य व्यक्ति के द्वारा व्यक्तियों को दिए जाने वाला ऋण, यानी कि उनको किस प्रकार से ऋण प्रदान किया जाता है। तो व्यक्तिगत ऋणों में साहूकार, देशी बैंकर, व्यापारी, जमींदार, किसान मित्र इत्यादि के द्वारा दिया जाता है। और संस्थागत ऋणों में सहकारिताएं, राज्य सरकारें, अनुसूचित व्यापारिक बैंक एवं प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम शामिल हैं। यानी कि इसमें व्यक्तिगत ऋण के स्रोत अलग होते हैं और संस्थागत साधन इसके स्रोत अलग होते हैं। अब हम देखेंगे कृषि के लिए संस्थागत साख, इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार से होता है। इसमें भी कृषि के लिए साख प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष वित्त, डायरेक्ट फाइनेंस, इसके अंतर्गत सरकारी समितियां, राज्य सरकारें, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देते हैं। इसी प्रकार परोक्ष रूप से राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम परोक्ष रूप से कृषि को वित्त प्रदान करते हैं। अब कृषि के लिए संस्थागत साख प्रदान की जाती है, जो कि कृषि के विकास के लिए, जैसे जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, जो साख की क्षेत्र में पुनर्वित्त की सुविधाएं काफी बढ़ गई। इस प्रकार से राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इत्यादि ये दिए जाते हैं। संस्थागत साख के क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं होती हैं। ये सुविधाएं लोगों को दी जाती है और राज्य सहकारी बैंक की रिकवरी के मांग के अनुपात में इनको ऋण दिया जाता है। प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का हिस्सा 41.1% रहा। ये रिपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया RBI के अनुसार 1819 की है।
कृषिगत व सहायक क्रियाओं के लिए प्रत्यक्ष संस्थागत ऋण प्रदान करने में अल्पकालीन और दीर्घकालीन सर्वाधिक अंश अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का रहा। अर्थात कृषिगत सहायक क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से संस्थागत ऋण प्रदान करने में अल्पकालीन और दीर्घकालीन सर्वाधिक अंश अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का रहा। अब हम देखेंगे कि ग्रामीण साख प्रदान करने के लिए जो ऋण दिए जाते हैं वो महाजनों के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें महाजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो खेतीहर महाजन और दूसरे पेशेवर महाजन। खेतीहर महाजन खेती भी करते हैं, लेकिन पेशेवर महाजन केवल उधार देने का काम करते हैं। यानी कि खेतीहर महाजन खुद किसान भी होते हैं और महाजन भी होते हैं, और पेशेवर महाजन जो केवल ऋण देने का ही काम करते हैं। इस प्रकार से व्यापारिक बैंक 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे पहले महाजनी या ग्रामीण स्तर पर खेतीहर महाजनों से ही ऋण लेने की प्रथा थी या उन्हीं के द्वारा दिया जाता था। लेकिन उसके बाद से 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश के विभागों में शाखाएं खोलकर बचत एकत्रित करके ग्रामीण सहायक सुविधाएं प्रदान करने में योगदान दिया। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों का कृषिगत साख में योगदान काफी कुछ है। रिजर्व बैंक के निर्देश में कुछ बैंकों में गहन कृषि विकास के लिए ग्राम अपनाओ योजना, विलेज एडॉप्शन स्कीम ये प्रारंभ की गई, और कृषिगत व ग्रामीण ऋण राहत स्कीम 1990 में शुरू की गई। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेबिट रिलीफ स्कीम ARDR स्कीम 1990 में शुरू की गई। इसमें प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में 10,000 रुपए तक के कर्ज में राहत देने की व्यवस्था की गई। यूपीए सरकार ने 2008-9 में कृषकों के लिए कर्ज माफी और कर्ज राहत की भारी राशि की घोषणा की, जिसकी कुल राशि 71,680 करोड़ रुपए की गई। प्रारंभ में यह राशि 60,000 करोड़ रुपए घोषित की गई थी। अब सरकार ने कुछ भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 के अंतर्गत किसानों को सरकार की ओर से दीर्घकालीन ऋण मिलता रहा, तथा कृषक और अधिनियम एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1884 के अंतर्गत अल्पकालीन ऋण भी दिए जा रहे हैं। सहकारी संगठन भारत में सहकारिता आंदोलन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1904 में चालू हुआ। इसके तहत भी कृषकों को कर्ज के अलावा इनपुट प्रदान करती है। आजकल नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों को वित्तीय काफी सुविधाएं मिली है, यानी कि सहकारी बैंकों को नाबार्ड की तरफ से भी काफी सुविधाएं मिली हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसके अलावा विकास में कृषि पुनर्वित्त विकास निगम, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARDC, जिसकी स्थापना जुलाई 1963 में की गई थी, इसके द्वारा भी ऋण प्रदान किया जाता है। 12 जुलाई 1982 को कृषि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना के बाद ARDC के कार्य नाबार्ड को सौंप दिए गए। इस प्रकार राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसकी स्थापना की गई। इसमें कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत साख की वित्तीय व्यवस्थाओं की जांच के लिए नियुक्त समिति ने 1981 में अपनी अंतिम रिपोर्ट में दिया था। अब नाबार्ड के मुख्य कार्य क्या क्या है वो आपको हम बता देते हैं। ये कृषि लघु उद्योग, कारीगर और कुटीर ग्रामीण उद्योग, दस्तकारी, अन्य सहायक आर्थिक सेवाओं के सही प्रकार के उत्पादन निवेश साख के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। कर्ज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको धनराशि भारत सरकार, विश्व बैंक
अन्य बहुपक्षीय द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त होती है। यह लघु और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार, योजना आयोग, राज्य सरकार आदि कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। इससे कृषि ग्रामीण विकास के अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च विकास कोष स्थापित किया गया है। यह प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की जांच के लिए भी जिम्मेदार होता है, प्राथमिक बैंकों को छोड़कर। इस प्रकार नाबार्ड की प्रगति, नाबार्ड में अब तक काफी स्कीमें स्वीकृत की गई, जिसमें संबंध में लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, बागान, फलों का उद्यान, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मछली पालन, डेयरी विकास, भंडारण, मंडियों के निर्माण कार्य, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि इसके द्वारा करवाए गए। अब हम देखेंगे कि इसका जो वितरण होता है प्रयोजनवार भी होता है, यानी कि किस किस प्रयोजन के लिए ऋण दिया जाए, यानी प्रयोजन के हिसाब से भी ऋण दिया जाता है, ऋण का वितरण। और एजेंसी वाइज भी इसका ऋण का वितरण किया जाता है, किस किस एजेंसी के द्वारा कितना कितना ऋण दिया जाएगा। और क्षेत्रवार भी वितरण किया जाता है कि किस किस क्षेत्र को क्षेत्र के अनुसार ऋण दिया जाएगा। इस प्रकार ये क्षेत्र के अनुसार ऋण दिया जाता है और इसकी जो फिर वसूली भी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी साख में बहुत काफी कुछ योगदान दिया जाता है और दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि ऋणों के प्रकार दीर्घकालीन ऋण होते हैं, मध्यकालीन ऋण होते हैं। दीर्घकालीन ऋण भी दिए जाते हैं और मध्यकालीन ऋण दिए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल।